इस सत्र में हम फिर से बात कर रहे हैं। पिछले सत्र में हमारी बात जहां ख़त्म हुई थी कि हमने जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में बात की थी। इस स्क्रीन में आप स्पष्ट रूप से देख रहे हैं 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ और अमृतसर में बहुत सारे गांव वाले सालाना वैशाखी मेले में शिरकत करने के लिए एक मैदान में जमा हुए थे और किस तरीके से उन लोगों को वहाँ से हथियारबंद सैनिकों के द्वारा उनको घेरा गया और किस तरीके से उन पर अंधाधुंध गोलियां चलाई गई। आपकी स्क्रीन पर ये डिस्क्रिप्शन आप जलियांवाला बाग हत्याकांड का देख रहे हैं। आगे चलते हैं बच्चों, हमने असहयोग आंदोलन के बारे में बात की थी। असहयोग आंदोलन का जो विचार आंदोलन कैसे बना, गांधी जी ने इसके लिए क्या सुझाव दिए, ये सब चीज़ें आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि सबसे पहले किस तरह गांधी जी ने लोगों को सरकार द्वारा दी गई पदवियां लौटाने के लिए सरकारी नौकरियां, सेना, पुलिस अदालतों, विधायी परिषदों, स्कूलों और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने के लिए कहा। ये असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम थे। आप अपनी स्क्रीन पर अब जो चित्र देख रहे हैं वो चित्र अमृतसर की गलियों का है, जहां पर जनरल डायर ने सैनिकों को ये कहा था कि जो भी भारतीय उधर से निकलेगा उसे घुटनों के बल उन गलियों में से जाना होगा। और उसी के सामने वाली साइड में जलियांवाला बाग दिखाई दे रहा है जहां पर कि ये हत्याकांड हुआ था। आपकी स्क्रीन पर अब जो चित्र आप देख रहे हैं वो चित्र है चौरी चौरा की घटना के बाद हिंसक भीड़ के द्वारा जिस तरह से वहाँ पर हिंसा फैलाई गई और जिसके बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। ये हमारे दोनों चित्र और दोनों स्लाइड हमारी पिछली जो पॉइंट्स थे उससे रिलेटेड थे कि किस तरह से जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, किस तरह से असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम थे और इन दोनों चित्रों के माध्यम से हमने इनके बारे में जानकारी प्राप्त की। इसी तारतम्य में हम आगे बढ़ते हैं कि साइमन कमीशन का जब विरोध हुआ और भारतीय राजनीति में ये समझा जाने लगा था कि ब्रिटिश सरकार अब किसी भी तरह से भारतीयों की किसी भी जायज़ मांग को मानना नहीं चाहती है, ऐसी स्थिति में गांधी जी फिर से एक बड़ा आंदोलन करना चाहते थे जिससे कि लोगों को भारतीय राजनीति के विभिन्न पहलुओं से अवगत कराया जा सके और लोगों को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ा जा सके। इसी समय साइमन कमीशन के विरोध के बाद जो एक समय सविनय अवज्ञा आंदोलन और साइमन कमीशन के बीच का समय था, उस समय में सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू जैसे नेताओं ने पूर्ण स्वराज्य की मांग शुरू की। 26 जनवरी 1930 को लाहौर में पूर्ण स्वराज्य की मांग करते हुए स्वतंत्रता दिवस के रूप में 26 जनवरी 1930 का दिन मनाया जाएगा, ऐसी घोषणा कांग्रेस के दिसंबर 1930 के लाहौर अधिवेशन में की गई। बच्चों, आप सभी जानते हैं कि 26 जनवरी को हम अपना गणतंत्र दिवस मनाते हैं और यह दिन हमें वहीं से इसकी प्रेरणा मिली थी जब पहली बार हमने 26 जनवरी 1930 को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया था। गांधी जी ने अब जिस आंदोलन की शुरुआत करने का फैसला किया उस आंदोलन को हम इतिहास में सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से जानते हैं। ये सविनय अवज्ञा आंदोलन किस प्रकार से शुरू हुआ और किस प्रकार से इस आंदोलन में लोगों ने भाग लिया, किस प्रकार से असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन में फ़र्क था, इसके बारे में हम बात करेंगे। 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर महात्मा गांधी ने नमक कानून को तोड़ा और इस आंदोलन की शुरुआत की। गांधी जी ने नमक कानून क्यों तोड़ा? इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण था कि अंग्रेज सरकार द्वारा जब नमक बनाने पर कर लगा दिया गया, इसके पीछे गांधी जी का तर्क ये था कि नमक अमीर और गरीब दोनों के खानों का मुख्य हिस्सा होता है और उस पर कर लगाना ब्रिटिश सरकार के द्वारा अमानवीयता का परिचायक है और इसीलिए उन्होंने लॉर्ड इरविन को एक खत लिखा कि नमक कानून को तोड़ा जाना चाहिए और नमक पर से कर हटाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो गांधी जी एक आंदोलन करेंगे। लेकिन लॉर्ड इरविन ने उनके पत्र का कोई जवाब नहीं दिया और उसके बाद 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने साबरमती से दांडी यात्रा प्रारंभ की। 6 अप्रैल 1930 को वो दांडी पहुँचे।
वहाँ उन्होंने नमक बनाया, कानून को तोड़ा और इसके साथ ही पूरे भारत में लोगों ने जगह जगह नमक बनाकर इस कानून को तोड़ दिया। इस सविनय अवज्ञा आंदोलन और असहयोग आंदोलन में क्या अंतर था? असहयोग आंदोलन में गांधी जी ने सिर्फ यह कहा था कि हम अंग्रेज सरकार को सहयोग न करें, लेकिन सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी ने यह कहा कि हमें सरकार को सहयोग भी नहीं करना है और हमें औपनिवेशिक कानूनों को तोड़ना भी है। सविनय अवज्ञा आंदोलन अत्यंत सफल रहा और बड़े मात्रा में महिलाओं ने भी इसमें हिस्सा लिया। महिलाओं ने जगह जगह नमक बनाकर और साथ ही साथ विदेशी वस्त्रों की होली जलाकर इसमें भाग लिया। इसके बाद बच्चों हम चलते हैं एक और महत्वपूर्ण घटना की ओर, जो 8 अप्रैल 1930 को भगत सिंह व बटुकेश्वर दत्त के द्वारा असेंबली में बम फेंक कर की गई थी। ये भारत के क्रांतिकारी इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है, जब भगत सिंह व बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को असेंबली में बम फेंका और इसके साथ ही उन्होंने अपनी गिरफ्तारी दी और उनका ये कहना था कि ये बम हमने फेंका है बहरे शासन को अपनी आवाज़ सुनाने के लिए। जैसे जैसे राष्ट्रीय आंदोलन आगे बढ़ता जा रहा था, इसके विभिन्न वर्गों के लोग विभिन्न तरीके से इन सभी चीज़ों में शामिल हो रहे थे। जैसे किसान शामिल हो रहे थे कि उन्हें उनकी फसलों का उचित मूल्य मिले, जमींदार शामिल हो रहे थे कि उनको अपनी ज़मीनों पर अधिकार मिले, लेकिन समाज के 2 वर्ग ऐसे भी थे जो अभी कांग्रेस से दूरी बनाए हुए थे। वो वर्ग थे, एक वर्ग जो कि अनुसूचित जाति का वर्ग था और दूसरा वर्ग मुस्लिम वर्ग था। मुस्लिम समुदाय को अभी भी ये लगता था कि कांग्रेस बहुसंख्यकों की पार्टी है और अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए वो कुछ भी नहीं करेगी। और इसी तरह से अनुसूचित जाति के वर्ग के लोगों को ये लगता था कि गांधी जी और कांग्रेस उनके हितों की बात नहीं करते हैं। इसीलिए 1930 में डॉक्टर अंबेडकर ने अनुसूचित जातियों को दलित वर्ग एसोसिएशन में संगठित किया। इसके साथ ही भारतीय राजनीति में नया वर्ग उभर कर आया, जिसे हम अनुसूचित जाति के नाम से जानते हैं, और दलित वर्ग एसोसिएशन का नेतृत्व कर रहे थे डॉक्टर अंबेडकर। डॉक्टर अंबेडकर और महात्मा गांधी में इस बात को लेकर मतभेद बढ़ते चले गए, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर का ये मानना था कि अनुसूचित वर्ग के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था की जाए, लेकिन महात्मा गांधी इसके लिए तैयार नहीं थे। उनका ये कहना था कि उनके लिए कुछ सीटें आरक्षित की जाएगी, लेकिन उनका जो निर्वाचन होगा वो एक सामान्य निर्वाचन क्षेत्र से ही होगा। इस तरीके से डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा अनुसूचित जाति को नेतृत्व प्रदान किया गया। भारत के कुछ मुस्लिम राजनीतिक संगठन भी सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रति उत्साह नहीं दिखा रहे थे, क्योंकि वे कांग्रेस से अपने आप को कटा हुआ महसूस करते थे और दोनों समुदायों के बीच लगातार फासला बढ़ता चला जा रहा था। क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना का कहना था कि अगर मुसलमानों को केंद्रीय सभा में आरक्षित सीटें दी जाए और मुस्लिम बहुल प्रांतों में मुसलमानों को आबादी के अनुपात में प्रतिनिधित्व दिया जाए, तो वो मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचिका की मांग छोड़ने के लिए तैयार है। लेकिन हिंदू महासभा के नेताओं ने इसकी खुलेआम निंदा शुरू कर दी। सविनय अवज्ञा आंदोलन जब शुरू हुआ था, उसी समय से कांग्रेस से मुस्लिम वर्ग अपने आप को कटा हुआ महसूस कर रहा था और अनुसूचित जाति के वर्ग के लोग भी इसमें पूरी तरीके से शामिल नहीं हो पाए थे। गांधी जी के तमाम प्रयासों के बाद भी ऐसा नहीं हो पा रहा था। सविनय अवज्ञा आंदोलन धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा, लेकिन एक सीमा के बाद ये लगने लगा था कि आंदोलन जो है अब धीमा पड़ने लगा है और आंदोलन की कुछ अपनी सीमाएं हैं। इसी की वजह से गांधी जी अब आंदोलन के संबंध में ब्रिटिश सरकार से बात करना चाहते थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन के शुरू होने के बाद इस आंदोलन में श्रमिक वर्ग ने भी बड़े पैमाने पर भाग लिया था और लोगों ने जो है इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जब उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो उन्होंने इस आंदोलन से अपने आप को काट लिया। महात्मा गांधी ने एक बार फिर से आंदोलन को वापस ले लिया। 5 मार्च 1931 को उन्होंने लॉर्ड इरविन के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए। इस गांधी इरविन समझौते के साथ अब जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस ले लिया गया था
1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ और इस समझौते के माध्यम से गांधी जी ने गोलमेज सम्मेलन में अपनी उपस्थिति के लिए स्वीकृति दे दी और साथ ही साथ ब्रिटिश सरकार ने ये मान लिया कि सभी राजनीतिक कैदियों को रिहा कर दिया जाएगा। बच्चों, 23 मार्च 1931 को एक और महत्वपूर्ण घटना हुई जिसने भारत के पूरे युवा वर्ग को हिला दिया और कांग्रेस के प्रति लोगों में एक रोष भी उत्पन्न किया, जब 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव एवं राजगुरु को फांसी दे दी गई और इस घटना ने भारतीय राजनीति में अब ब्रिटिश सरकार के प्रति गुस्से की भावना को और अधिक भड़का दिया था। ये सभी चीज़ें जब चल रही थी, उसी समय 1933 में एक और महत्वपूर्ण घटना हुई। वो घटना थी चौधरी रहमत अली ने सर्वप्रथम पाकिस्तान का विचार सामने रखा। पाकिस्तान का विचार सामने रखने के साथ ही मुस्लिम लीग और कांग्रेस के फासले और अधिक बढ़ते चले गए। 1932 में महात्मा गांधी एवं डॉक्टर अंबेडकर के मध्य पूना पैक्ट हुआ। बच्चों, अभी हमने बात की थी कि डॉक्टर अंबेडकर ने अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को जो दलित वर्ग एसोसिएशन में संगठित किया था और साथ ही उन्होंने उनके लिए अलग निर्वाचन क्षेत्रों की मांग की थी, लेकिन गांधी जी ने इस मांग का विरोध किया था। महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर के मध्य समझौता हो गया और इस समझौते को पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। इस पैक्ट के द्वारा जो है दलित वर्ग को प्रांतीय एवं केंद्रीय विधायी परिषदों में आरक्षित सीटें मिल गई। हालांकि उनके लिए मतदान सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में ही होता था, फिर भी दलित आंदोलन कांग्रेस के नेतृत्व में चल रहे राष्ट्रीय आंदोलन को शंका की दृष्टि से देखता रहा। इसके साथ ही हम आगे चलते हैं। एक और जो महत्वपूर्ण घटना जिसकी तरफ हम आपका ध्यान आकर्षित करवाना चाहेंगे, 1931 में महात्मा गांधी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया जो कि लंदन में हुआ था, लेकिन वहाँ गांधी जी को अपनी आशाओं के अनुरूप कोई सफलता नहीं मिल पाई और वे स्वदेश लौट आए। यहाँ आने के बाद उन्होंने देखा कि भारतीय राजनीति का माहौल अत्यंत बदल चुका था। ब्रिटिश शासन की दमनकारी कार्यवाहियाँ बढ़ती चली जा रही थी और साथ ही साथ जवाहरलाल नेहरू और अन्य नेता भी अब ब्रिटिश शासन के प्रति उस विश्वास को कायम नहीं रख पा रहे थे। ऐसी स्थिति में नए सिरे से सविनय अवज्ञा आंदोलन को थोड़े समय के लिए प्रारंभ किया गया, लेकिन उसके बाद उस आंदोलन से वे परिणाम नहीं मिल पाए जिन परिणामों की अपेक्षा कांग्रेस को और महात्मा गांधी को थी। बच्चों, इस स्क्रीन में इस चित्र पर आप जो देख रहे हैं वो गांधी जी की प्रसिद्ध दांडी यात्रा। नमक यात्रा के दौरान महात्मा गांधी के साथ उनके 78 सहयोगी भी गए थे। रास्ते में हजारों लोग इस यात्रा से जुड़ते चले गए और न सिर्फ भारत के इतिहास में बल्कि पूरे विश्व के इतिहास में इस घटना को अत्यंत महत्वपूर्ण घटना माना जाता है, जब एक व्यक्ति के आह्वान पर पूरे देश की जनता औपनिवेशिक सरकार के द्वारा बनाए गए एक कानून को तोड़ने के लिए चल दी थी। बच्चों, जैसे जैसे सविनय अवज्ञा आंदोलन का समाप्त होना, उसके बाद भारत की राजनीति में अन्य दूसरी महत्वपूर्ण घटनाएं जो सबसे पहले जिनके बारे में हम बात करना चाहेंगे वो था 1935 का भारत शासन का अधिनियम। 1935 में भारत शासन अधिनियम पारित हुआ और प्रांतीय सरकार का गठन किया गया। पहली बार ब्रिटिश शासन ने ये बात समझ ली थी कि अब हमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग के नेताओं को अपने साथ में लेकर चलना होगा, क्योंकि भारतीय नेताओं का प्रभाव भारत की जनता पर अत्यंत दिखाई देने लगा था। 1935 के भारत शासन अधिनियम के साथ प्रांतीय सरकार का गठन शुरू हुआ, जिसमें कांग्रेस ने भी और मुस्लिम लीग ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। इसी के बाद एक और महत्वपूर्ण घटना जिसके द्वारा भारत में ब्रिटिश शासन की नीतियाँ बदली गई वो थी 1939 में विश्व युद्ध का प्रारंभ होना। 1939 में जब सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्ट हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ, तो उसके बाद लगातार ब्रिटिश शासन को भारत में अपनी नीतियों में परिवर्तन करना पड़ा।
क्योंकि ब्रिटिश सरकार जानती थी कि एक तरफ उन्हें युद्ध के मोर्चे पर जीतना है और दूसरी तरह भारत में भारतीयों के असंतोष को दबाना है। लेकिन जैसे जैसे युद्ध में इंग्लैंड को सफलता मिलती गई, उसका रवैया भारत में बदलता चला गया। फिर हम चलते हैं 1940 की ओर। 1940 के मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान की मांग के संकल्प को पास कर दिया गया। जो पाकिस्तान की मांग का एक संकल्प रखा गया था, उसे इस अधिवेशन में पास कर दिया गया कि हम ब्रिटिश शासन से हमारे लिए एक ऐसे देश की मांग करेंगे जो पाकिस्तान कहलाएगा और हम वो देश हमारे मुस्लिम हितों के साथ जुड़ा हुआ होना चाहिए। इन सारी घटनाओं के दौरान भारत की राजनीति में लगातार हिंदू मुस्लिम समुदाय के बीच वैमनस्य की भावना उत्पन्न होने लगी। जगह जगह पर कांग्रेस और मुस्लिम लीग के नेताओं में टकराव बढ़ता चला गया, जिसका बुरा प्रभाव भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर पड़ा। इसके बाद हम चलते हैं 1946 में कैबिनेट मिशन की ओर। 1946 में ब्रिटिश शासन ने भारतीयों को संतुष्ट करने के लिए कैबिनेट मिशन भारत भेजा, जिसने भारत में संविधान सभा के प्रस्ताव को रखा और साथ ही इस तरह की व्यवस्था करने की कोशिश की कि वास्तविक सत्ता ब्रिटिश सरकार के साथ रहेगी, लेकिन भारतीयों को कुछ अधिकार दिए जाएंगे। लेकिन न तो कांग्रेस और न ही मुस्लिम लीग के नेता इस कैबिनेट मिशन से संतुष्ट थे, इसलिए कैबिनेट मिशन के प्रस्तावों को कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने ही स्वीकार नहीं किया। उसी समय विश्व के इतिहास की एक अत्यंत दर्दनाक घटना 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम से हमला किया और इसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया। अमेरिका के द्वारा यह हमला किया जाना एक तरीके से एक नए युग की शुरुआत थी और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अमेरिका ने अपने महत्व को कायम कर दिया। ब्रिटिश सरकार अब यह समझ चुकी थी कि अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां तेजी से बदलती जा रही है और ऐसी स्थिति में लंबे समय तक भारत पर उनका शासन कायम नहीं रह पाएगा। जब 1935 में भारत शासन अधिनियम प्राप्त हुआ, 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हुआ, 1940 में जो है मुस्लिम लीग ने लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित किया। इन्हीं सब चीज़ों के साथ कांग्रेस और महात्मा गांधी अब ये समझ चुके थे कि ब्रिटिश सरकार के साथ हमारी असली लड़ाई शुरू हो चुकी है और 1942 में महात्मा गांधी ने एक नया आंदोलन प्रारंभ किया, जिसे हम भारत छोड़ो आंदोलन के नाम से जानते हैं, क्विट इंडिया मूवमेंट के नाम से जानते हैं। और इस आंदोलन में गांधी जी ने नारा दिया, करो या मरो, डू और डाई। इसका मतलब था कि अब या तो हम स्वतंत्रता का प्राप्त करने के लिए प्रयास करते करते मर जाएंगे या फिर हम हमेशा इस आंदोलन को सक्रिय रूप से चलाते रहेंगे। 1942 का यह आंदोलन अत्यंत प्रभावशाली तरीके से पूरे भारत में चला। महात्मा गांधी और अनेक नेता गिरफ्तार कर लिए गए, लेकिन फिर भी अनेक नेताओं ने अंडरग्राउंड होकर इस आंदोलन को चलाया और इसके साथ ही भारत छोड़ो आंदोलन अपनी सफलता की ओर चलता चला जा रहा था। आप स्क्रीन पर अभी जो चित्र देख रहे हैं वो दक्षिण अफ्रीका में भारतीय मजदूरों से संबंधित चित्र है, जहां गांधी जी ने पहली बार अहिंसा और सत्याग्रह जैसे शब्दों का प्रयोग करके वहां के लोगों को प्रेरित किया था। ठीक इसी तरह उन्होंने भारत आकर इन्हीं शब्दों के माध्यम से भारत के विभिन्न आंदोलनों को चलाया, जिसमें प्रमुख आंदोलन जिनके बारे में हमने चर्चा करी, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन एवं भारत छोड़ो आंदोलन। ये चित्र आप देख रहे हैं भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित कि बड़ी संख्या में महिलाओं पुरुषों ने इसमें भाग लिया। जगह जगह रेलवे लाइनों की पटरियां उखाड़ दी गई, बिजलियों के तार तोड़ दिए गए, पूरी तरीके से ब्रिटिश सरकार को उखाड़ने का प्रयास इसमें किया गया। और भारत छोड़ो आंदोलन की सफलता के साथ ही अब भारत में ब्रिटिश सरकार भारतीयों को स्वतंत्रता देने के लिए तैयार हो गई थी। कैबिनेट मिशन की असफलता के बाद लॉर्ड माउंटबेटन भारत आए। उन्होंने भारत में माउंटबेटन योजना पेश करी, लेकिन दुर्भाग्य से हिंदू मुस्लिमों के बीच दंगे लगातार बढ़ते चले गए, लगातार वैमनस्य बढ़ता चला गया। माउंटबेटन योजना की सफलता के साथ ही भारत का विभाजन अंग्रेजों के द्वारा कर दिया गया और
न चाहते हुए भी महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल जैसे लोगों को ये विभाजन स्वीकार करना पड़ा। इसके साथ ही भारत 2 हिस्सों में विभाजित हो गया, जिसे हम आज भारत और पाकिस्तान के नाम से जानते हैं।